नमस्कार। आज हम स्टीफन आर कवी की किताब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की दुनिया में उतर रहे हैं। अब देखिए, ये उन किताबों में से है जिसका नाम तो मुझे लगता है कई लोगों ने सुना होगा। सुना तो होगा पर शायद पढ़ा नहीं। हाँ, और इसके पीछे जो फिलॉसफी है ना, वो असल में जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ ज्यादा काम निपटाने के बारे में नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सही काम करने के बारे में है। सही काम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये एक और टाइम मैनेजमेंट की किताब होगी, लेकिन कवि वो शुरुआत में ये साफ कर देते हैं कि समस्या हमारी घड़ी में नहीं है, हमारे कंपस में है। घड़ी और कंपस मतलब हम तेजी से तो भाग रहे हैं, पर क्या सही दिशा में? एग्जैक्टली, यही इस किताब का मूल सवाल है। और ये सवाल उस एहसास से जुड़ा है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। आप सुबह से शाम तक दौड़े, सैकड़ों काम किए, ईमेल्स, मीटिंग्स, और रात को जब बिस्तर पर गए तो लगा कि दिन तो निकल गया पर जिंदगी हाथ नहीं आई। एक अजीब सा खालीपन। हाँ, वही खालीपन। इसी खालीपन तो परी अपनी किताब का केंद्र बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम अर्जेंसी एडिक्शन के शिकार हो गए हैं। अर्जेंसी एडिक्शन मतलब हर उस चीज के पीछे भागने की लत जो तुरंत हमारा ध्यान खींचती है। बिल्कुल। उनका तर्क बहुत सीधा है। समस्या समय की कमी की है ही नहीं। दुनिया के सबसे सफल इंसान और एक आम इंसान, दोनों के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि वो उन घंटों को सौंप किसे रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ये कैलेंडर की नहीं, चरित्र की किताब है। ये बात सुनने में बहुत गहरी लगती है भी। पर इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब है तो मेरा चरित्र कमजोर है? नहीं, ये एक बेहतरीन सवाल है। कवि का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। उनका मतलब है कि अपनी प्राथमिकताओं को चुनना और उन पर टिके रहना। हाँ, और उन पर टिके रहना, ये एक गहरी आत्म जागरूकता और हिम्मत का काम है। ये एक चारित्रिक गुण है, कोई तकनीक नहीं। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश इसी गहरे विचार को परत दर परत खोलने की है, ताकि हम सिर्फ व्यस्त रहना नहीं बल्कि एक सार्थक जीवन जीना सीख सकें। तो चलिए शुरुआत उस सबसे बड़ी उलझन से करते हैं जहां हम सब फंसते हैं। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, इन दोनों के बीच का फर्क। अर्जेंट यानी वो काम जो अभी ध्यान मांगता है। फोन की घंटी बज रही है, बॉस का ईमेल आया है, मैसेज का नोटिफिकेशन। हाँ, ये सब मानो चिल्ला रहे होते हैं, पहले मुझे देखो। और दूसरी तरफ है महत्वपूर्ण चीजें, आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार के साथ रिश्ते, भविष्य के लिए कोई नया हुनर सीखना, अपने सपनों पर काम करना। ये चीजें चिल्लाती नहीं हैं, ये बहुत धीरे से कानाफूसी करती हैं, या अक्सर तो बिल्कुल चुप रहती हैं। और हमारा दिमाग शोर की तरफ भागता है। बिल्कुल। अर्जेंट काम करने से हमें एक वो क्या कहते हैं, एक तुरंत संतुष्टि मिलती है। दिमाग में एक छोटा सा डोपामाइन हिट होता है कि हाँ, मैंने कुछ किया। ये तो सच है। एक मुश्किल प्रोजेक्ट पर घंटों काम करने से ज्यादा आसान लगता है फोन उठाकर 10 छोटे छोटे मैसेज का जवाब देना। और लगता है कि बहुत काम कर लिया। हाँ, बिल्कुल। और यही जाल है, महत्वपूर्ण कामों का असर तुरंत नहीं दिखता। आज जिम जाने का फायदा शायद महीनों बाद नजर आएगा। परिवार के साथ बिताया गया 1 घंटा शायद सालों बाद एक मजबूत रिश्ते के रूप में सामने आएगा। तो क्योंकि इन पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता, कोई डेडलाइन नहीं होती, तो इन्हें टालना दुनिया का सबसे आसान काम है। और हम सब इसमें माहिर हैं। ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का फर्क तो समझ आया, लेकिन दिन भर में इतने काम आते हैं कि सब कुछ वो धुंधला हो जाता है। क्या कवि इसे साफ करने का कोई तरीका बताते हैं, कोई नक्शा? हाँ, बिल्कुल। और यही इस किताब का सबसे मशहूर हिस्सा है। कवि हमारे सभी कामों को 4 हिस्सों या कह लीजिए दायरों में बांटते हैं। 4 दायरे? इसे समझने के बाद आईने की तरह साफ हो जाता है कि हमारी जिंदगी आखिर जा कहां रही है। तो क्या है ये 4 हिस्से? पहला हिस्सा है संकट का दायरा, क्वाड्रेंट 1। इसमें वो काम आते हैं जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी। जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी? हाँ, या घर में आग लग जाना, या किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट की आखिरी डेडलाइन। यहाँ जीना तो बहुत तनावपूर्ण होता होगा। बहुत ज्यादा। जो लोग अपना ज्यादातर समय यहाँ बिताते हैं, वो हमेशा आग बुझाने वाले की भूमिका में रहते हैं। एक संकट खत्म होता है, दूसरा दरवाजे पर खड़ा मिलता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ, वे हमेशा थके हुए और तनाव में रहते हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी उन्हें चला रही है, वो जिंदगी को नहीं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, क्वाड्रेंट 3। ये सबसे बड़ा धोखा है। धोखा? हाँ, ये है धोखे का दायरा। इसमें वो काम हैं जो अर्जेंट तो हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ज्यादातर फोन कॉल्स, कई सारी मीटिंग्स, ऐसे ईमेल्स जिनका जवाब तुरंत देना जरूरी लगता है। बिल्कुल। ये चीजें हमें व्यस्त महसूस कराती हैं, लेकिन असल में ये दूसरों की प्राथमिकताएं होती हैं, हमारी नहीं। लेकिन कई बार ये तय करना बहुत मुश्किल होता है।
बॉस का फोन उठाना अर्जेंट लगता है, पर क्या वो सच में इम्पोर्टेंट नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है और कवि कहते हैं कि यहाँ सवाल हाँ या ना का नहीं है। तो फिर सवाल कब और कैसे का है। हो सकता है बॉस का फोन उठाना जरूरी हो, लेकिन क्या हर फोन कॉल, हर ईमेल का जवाब उसी पल देना जरूरी है? शायद नहीं। क्या आप एक समय तय करके सारे कॉल्स एक साथ नहीं कर सकते? तीसरा दायरा हमें दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बना देता है। हम सिर्फ प्रतिक्रिया देते रह जाते हैं। हाँ, अपनी योजनाओं पर काम करने के बजाय। और चौथा हिस्सा, मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं अपना काफी समय वहीं बिताती हूँ। हम सब बिताते हैं। चौथा हिस्सा है बर्बादी का दायरा, क्वाड्रेंट 4। ये ना तो अर्जेंट है, ना ही इम्पोर्टेंट। सही पकड़ा। बिना सोचे समझे फोन पर घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, लगातार टीवी शो देखते रहना, ऐसी गपशप जिसमें किसी का भला ना हो। ये वो जगह है जहां हम असलियत से भागने के लिए जाते हैं। इससे थोड़ी देर के लिए राहत तो मिलती है, लेकिन बाद में गहरा अपराध बोध होता है कि समय कहाँ चला गया। बिल्कुल। तो अगर हमारी जिंदगी पहले, तीसरे और चौथे हिस्से में बटी हुई है, तो फिर वो जादुई हिस्सा कहाँ है जहां हमें होना चाहिए? वही है दूसरा हिस्सा, क्वाड्रेंट 2, गुणवत्ता और सफलता का दायरा। अच्छा। इसमें वो काम आते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पर अर्जेंट नहीं है, और यहीं पर असली जिंदगी बनती है। जैसे व्यायाम करना, भविष्य की योजना बनाना, कोई नई किताब पढ़ना, अपने पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की बातें करना, बच्चों के साथ खेलना। यही वो चीजें हैं जो एक खुशहाल और सफल जीवन की नींव रखती हैं। पर अगर ये इतना ही जरूरी है तो हम इसे करते क्यों नहीं? इसे टालना इतना आसान क्यों होता है? क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, इसका इनाम तुरंत नहीं मिलता। ये एक बीज बोने जैसा है जिसका फल सालों बाद मिलेगा। और हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम का आदी हो चुका है। हाँ। तो ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करने जैसा है। कवि की सबसे गहरी बात यही है कि जो लोग दूसरे हिस्से में जीना सीख जाते हैं, उनकी जिंदगी में पहले हिस्से यानी संकट के दायरे की घटनाएं अपने आप कम हो जाती हैं। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वो पहले से ही तैयारी और रोकथाम पर ध्यान देते हैं। वो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं ताकि बीमार ना पड़े। वो अपने रिश्ते संभालते हैं ताकि उनमें संकट ना आए। मतलब क्वाड्रेंट 2 में जीने से क्वाड्रेंट 1 छोटा हो जाता है। बिल्कुल, आप संकट आने से पहले ही उसे रोक देते हैं। वाह। यहां से हम उस विचार पर आते हैं जिसे शायद इस किताब की सबसे शक्तिशाली लाइन माना जाता है। कवि कहते हैं, डोंट प्रायोरिटाइज योर स्केड्यूल, स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। अपनी कामों की लिस्ट को प्राथमिकता मत दो, अपनी प्राथमिकताओं के लिए समय तय करो। ये सुनने में एक जैसा लगता है, पर इसमें जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। समझाइए। देखिए, ज्यादातर लोग एक लंबी टू डू लिस्ट बनाते हैं और फिर उसमें से जरूरी काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कभी खत्म नहीं होती। कभी नहीं। नतीजा ये होता है कि दिन के अंत तक वो लिस्ट और लंबी हो जाती है। कवि इसका ठीक उल्टा करने को कहते हैं। कैसे? पहले कागज पर अपनी प्राथमिकताएं लिखिए। मान लीजिए आपकी 3 प्राथमिकताएं हैं, स्वास्थ्य, परिवार और एक जरूरी प्रोजेक्ट। ठीक है। अब अपने कैलेंडर में जाइए और इन तीनों के लिए समय ब्लॉक कर दीजिए। जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 7 से 8 बजे जिम का समय। ये पत्थर की लकीर है। इसे कोई और चीज हटा नहीं सकती। नहीं। शनिवार की शाम परिवार के लिए। अब जो बाकी समय बचा है उसमें अपनी टू डू लिस्ट के काम भरिए। इसका मतलब है कि हम अपनी सबसे जरूरी चीजों को किसी और काम के रहमो करम पर नहीं छोड़ रहे हैं, हम उन्हें पहले ही जगह दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है सिद्धांत केंद्रित जीवन का विचार। कवि पूछते हैं कि आपकी जिंदगी का केंद्र क्या है? आपको चला कौन रहा है? पैसा, शोहरत, आपका बॉस या दूसरों की उम्मीदें? क्योंकि अगर आपका केंद्र मजबूत नहीं है तो आप हमेशा डगमगाते रहेंगे। कभी एक चेतावनी भी देते हैं जो मुझे हमेशा याद रहती है। क्या? इफ यू डोंट डिसाइड योर प्रायोरिटीज, समवन एल्स विल डिसाइड देम फॉर यू। अगर आप तय नहीं करेंगे कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो ये दुनिया आपके लिए तय कर देगी। ये तो सोच के स्तर पर बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? हम सब एक ही समय में कई भूमिकाएं निभा रहे होते हैं। मैं एक कर्मचारी भी हूँ, एक पत्नी भी, एक दोस्त भी। इन सब में संतुलन कैसे बनाएं? कवि इसका भी एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान देते हैं। वो कहते हैं कि अपनी साप्ताहिक योजना बनाते समय अपनी इन भूमिकाओं के बारे में सोचें। भूमिकाएं, रोल्स। हाँ। समस्या ये है कि हम इन भूमिकाओं में संतुलन नहीं बना पाते। काम का दबाव आता है तो परिवार पीछे छूट जाता है, या परिवार की वजह से सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते। तो कवि का सुझाव है कि हर हफ्ते
अपनी हर महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एक छोटा स्पष्ट इरादा तय करें। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप हफ्ते की शुरुआत में अपनी योजना बना रही हैं। आप अपनी भूमिकाएं लिखती हैं, कर्मचारी, माँ, पत्नी और अपनी सेहत। ठीक है। फिर हर भूमिका के आगे एक काम लिखती हैं जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा मायने रखेगा। जैसे कर्मचारी के तौर पर मैं उस एक प्रेजेंटेशन को पूरा करूंगी। माँ के तौर पर मैं अपने बच्चे के साथ 1 घंटा बिना फोन के पार्क में बिताऊंगी। पत्नी के तौर पर हम एक साथ डिनर पर जाएंगे। सेहत के लिए मैं 3 बार जिम जाऊंगी। ये छोटे छोटे इरादे ये आपको प्रतिक्रिया देने वाले इंसान से एक चुनाव करने वाला इंसान बनाते हैं। बिल्कुल। और आपने साप्ताहिक योजना की बात की, दैनिक योजना की नहीं। इसका क्या महत्व है? देखिए, दैनिक योजना आपको सिर्फ व्यस्त बनाती है। आप दिन भर छोटे छोटे काम निपटाते रहते हैं। लेकिन साप्ताहिक योजना वो आपको संतुलित बनाती है। हाँ, जब आप पूरे हफ्ते को एक साथ देखते हैं तो आप बड़ी तस्वीर को देख पाते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि इस हफ्ते कौन सी चट्टानें हटानी हैं, यानी कौन से बड़े काम करने हैं। तभी जिंदगी इरादे से जी जाती है, सिर्फ प्रतिक्रिया में नहीं। सही कहा। मेरे एक दोस्त हैं जो हमेशा कहते थे कि उनके पास परिवार के लिए समय नहीं है। जब हमने उनकी साप्ताहिक योजना बनाई तो पता चला कि वो हफ्ते में 10 घंटे ऐसी मीटिंग्स में बिता रहे थे जिनका उनकी प्राथमिकताओं से कोई लेना देना नहीं था। उस एक बदलाव ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी होगी। बिल्कुल। इस योजना में ना कहना भी शामिल होगा, जो बहुत लोगों के लिए, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। कवि हमें याद दिलाते हैं, एवरी टाइम यू से येस टू समथिंग यू से नो टू समथिंग एल्स। हर हाँ के पीछे एक छिपी हुई ना होती है। हाँ, जब आप एक गैर जरूरी मीटिंग को हाँ कहती हैं तो आप शायद अपने स्वास्थ्य के लिए तय किए गए जिम के समय को ना कह रही होती हैं। प्रभावी लोग असभ्य नहीं होते, लेकिन वो अपनी प्राथमिकताओं को लेकर क्रूरता की हद तक स्पष्ट होते हैं। वो विनम्रता से ना कहना सीखते हैं ताकि वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजों को हाँ कह सकें। सही। इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए कवि एक बहुत सुंदर रूपक का इस्तेमाल करते हैं, बाहरी घड़ी बनाम भीतरी कंपास। हाँ, द क्लॉक एंड द कंपास। ये क्या है? बाहरी घड़ी हमारा शेड्यूल है, हमारी डेडलाइंस, हमारे अपॉइंटमेंट्स। ये हमें बताती है कि क्या करना है और कब करना है। ये दक्षता के बारे में है। एफिशिएंसी, बिल्कुल, कामों को जल्दी और सही तरीके से करना। और भीतरी कंपास? भीतरी कंपास हमारे मूल्य हैं, हमारी अंतरात्मा, हमारे सिद्धांत। ये हमें बताता है कि क्यों करना है और क्या सच में महत्वपूर्ण है। ये प्रभावशीलता के बारे में है, इफेक्टिवनेस। हाँ, यानी सही काम करना। ज्यादातर लोग घड़ी के हिसाब से जीते हैं, कंपास के हिसाब से नहीं। वो अपनी टू डू लिस्ट तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। और यहीं पर वो मशहूर उदाहरण आता है कि आप सफलता की सीढ़ी पर बहुत तेजी से चढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवान पे लगी हुई थी। बिल्कुल, यही भ्रम और असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। जब आपके काम आपके मूल्यों से मेल नहीं खाते तो आप चाहे कितने भी सफल हों, आपको अंदर से शांति महसूस नहीं होगी। इसीलिए कवि कहते हैं, सक्सेस दैट कॉस्ट यू योर हेल्थ और योर रिलेशनशिप्स इज नॉट सक्सेस। वो सफलता जो आपके स्वास्थ्य या आपके रिश्तों की कीमत पर आए, वो असली सफलता है ही नहीं है। असली प्रभावशीलता का मतलब है काम, परिवार, स्वास्थ्य और मन की शांति, इन सब में एक संतुलन बनाना। और ये संतुलन तभी आता है जब आपकी घड़ी आपके कंपास के हिसाब से चलती है, न कि कंपास आपकी घड़ी के हिसाब से। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि हमारी तकदीर किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, वो हमारे रोज के हजारों छोटे छोटे चुनावों से बनती है कि हम अपना अगला मिनट, अपना अगला घंटा किसे दे रहे हैं। आप जिस चीज को अपना समय देते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। सही कहा। ये किताब आपको तेज दौड़ना नहीं सिखाती, या आपको एक पल रुककर ये पूछना सिखाती है कि क्या मैं सही दौड़ में हूं। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि मेरे पास कितना काम है, असली सवाल है मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। और उस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है। बिल्कुल। तो आज के इस गहरी पड़ताल को समाप्त करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। आज रात सोने से पहले बाकी सब कुछ भूलकर बस एक सवाल खुद से पूछिए, अगर मेरी जिंदगी एक आईना होती तो आज का दिन उसमें क्या दिखाता? क्या वो चीजें जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन्हें मेरा सबसे ज्यादा समय मिला? यही एक सवाल जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यही है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट।